हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एंटोमोफिली का कंप्लीट कर लिया था। ये किस तरह से इंसेक्ट पॉलिनेशन में पार्ट लेते हैं और उन फ्लावर के अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है। आज हम न्यू पॉइंट स्टार्ट करेंगे, न्यू टाइप का पॉलिनेशन जो है ऑर्निथोफिली, और इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद बाकी जितने भी पॉलिनेशन बचे हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्निथोफिली क्या है, या ऑर्निथोफिली अगर टर्म आती है तो आप क्या लिखेंगे। तो ऑर्निथोफिली के अंदर आप सिंपल सा लिखेंगे कि अगर ऑर्निथोफिली एक क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है जो कि बायोटिक फैक्टर को एज अ हेल्पिंग एजेंट यूज़ करता है एक फ्लावर के पोलन्स को दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचाने में, यानी पॉलिनेशन करने में, तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। इसमें बर्ड्स एज ए हेल्पिंग एजेंट काम करते हैं। यहाँ तक आपको ऑर्निथोफिली के बारे में लिखना है। दैट मीन कि अगर बर्ड्स हेल्प करते हैं फ्लावर की पोलन्स को स्टिग्मा तक पहुँचाने में दूसरे फ्लावर की, तब उसे ऑर्निथोफिली कहेंगे। अब ये ऑर्निथोफिली का सिंपल सा ये है कि ऑर्निथोफिली क्या था, एक बायोटिक टाइप था, क्योंकि लिविंग बींग, बर्ड्स और इंसेक्ट दोनों ही लिविंग बींग थे। तो अगर हम बायोटिक टाइप पढ़ रहे हैं, दैट मीन कि कोई भी बायोटिक फैक्टर अगर वहाँ रोल प्ले कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तभी वो वहाँ पे पॉलिनेशन करेगा। तो इसलिए इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि फ्लावर क्या करते हैं, अट्रैक्शंस के साथ साथ उसे बेनिफिट देते हैं ताकि उनके अंदर क्या हो, पॉलिनेशन हो सके बाय बर्ड्स। सो क्या क्या अडेप्टेशन करता है फ्लावर। फ्लावर के पास में कलर होना चाहिए, फर्स्ट चीज, नेक्टर होना चाहिए, फ्रेगनेंस होनी चाहिए, ट्यूबुलर होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में सोचिए, जैसे मैं बता रही हूँ उस अकॉर्डिंग अपना दिमाग चलाइए कि एक बर्ड है, वो दूर कहीं है। अब उसे दूर से तो वो फ्लावर नहीं दिख रहा है, तो उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए या उसे उस फ्लावर तक पहुँचना है, उसे अगर किसी फ्लावर को अपने अंदर पॉलिनेशन कराना है तो फ्लावर को क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि वो क्या करे, तो कोई ना कोई तरह का सिग्नल देगा, तभी तो जब उस बर्ड को फ्लावर ही नहीं दिख रहा तो बिना फ्लावर को देखे कैसे आएगा। तो इसके लिए उस फ्लावर के अंदर क्या होनी चाहिए, फ्रेगनेंस होनी चाहिए। फ्रेगनेंस होने से क्या होगा कि वो फ्रेगनेंस, वो जो स्मेल है वो एयर करंट के साथ में पूरे में मिल जाएगी और जितना भी दूर हो बर्ड वहाँ तक पहुँचेगी और उस बर्ड को सिग्नल देगी कि आपके आसपास में कोई ना कोई आपका जो मनचाहा फ्लावर है, तो वो उस फ्लावर को ढूंढता हुआ आएगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, कलर्ड होना चाहिए, कि वो जो फ्लावर है वो दिखने में इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना कलरफुल होना चाहिए, ताकि वो इंसेक्ट या बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो बर्ड्स उसको एकदम क्लियरली अट्रैक्ट देखे और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब कलर्ड में उसकी ब्रैक्ट यानी कि उसके सहपत्र, कैलिक्स, बाह्य दलपुंज, कोरोला, दलपुंज, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दैट मीन उस फ्लावर का कोई भी पार्ट कैसा हो, कलर्ड हो, ताकि वो उस बर्ड को अट्रैक्ट कर पाए। अब उसके साथ साथ जब वो अट्रैक्ट करके आ गया, अब अगर उसके साथ धोखा हो जाए कि वो वहाँ इतनी मेहनत करके आया और उसको कोई भी वहाँ पर आके बेनिफिट नहीं मिला, तो वो जो बर्ड या इंसेक्ट जो भी अगर इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आएगा, वो उस फ्लावर के पास नहीं आएगा वापस। तो अगर उसे बार बार पॉलिनेशन कराना है बर्ड फ्लावर को, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। इसके लिए वो क्या करेगा, अपने अंदर बहुत सारा नेक्टर का फॉर्मेशन करेगा। नेक्टर एक फूड सोर्स की तरह काम करता है, जो कि उसे जैसे ही बर्ड या इंसेक्ट उसके पास आएगा, हम क्योंकि बर्ड की बात कर रहे हैं और ये तीनों नेक्टर, कलर और फ्रेगनेंस, ये तीनों बर्ड और इंसेक्ट दोनों के केस में सेम हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो नेक्टर के लिए अट्रैक्ट होकर आएगा, वो उस नेक्टर को फीड करेगा और फीड करने के बाद वो वापस आने की इच्छा करेगा, क्योंकि उसको वहाँ पे क्या मिला, नेक्टर मिला, उसे बेनिफिट हुआ। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। अब इसके साथ ये तीनों पॉइंट आपको एंटोमोफिली में भी मिले थे,
तो ये 3 पॉइंट तो सेम है, लेकिन इसके बाद में न्यू पॉइंट आता है, वो होता है ट्यूबुलर, कि जो फ्लावर है वो ट्यूबुलर होना चाहिए ऑर्निथोफिली के अंदर। जरूरी नहीं है कि ट्यूबुलर ही हो, पर मैक्स टू मैक्स ट्यूबुलर होना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर फ्लावर ट्यूबुलर होगा तो उसके अंदर देखिए, ऑर्निथोफिली की एक विशेषता ये है, स्पेशलिटी ये है कि जो ऑर्निथोफिली है ये मोस्ट ऑफ ऐसे बर्ड्स के थ्रू होती है जिनकी बीक यानी कि जिनकी चोंच लॉन्ग हो, लेंथ ज़्यादा हो, या बीक की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो। और ऐसे बर्ड्स में जो छोटी छोटी चिड़िया आती हैं जो आपने देखी होंगी, एक तरह से फिंचेस, याद रखिए ये फिंचेस क्या करती हैं, ये फिंचेस मोस्टली अट्रैक्ट होती हैं ऐसे फ्लावर से और जाकर वहाँ पे पोलिनेशन करती हैं, क्योंकि ये इनका तो मेन मोटिव होता है नेक्टर को लेना, लेकिन नेक्टर लेने के साथ साथ इनके ऊपर जब तक वहाँ पर पोलन्स चिपक जाते हैं इस फ्लावर के और ये वहाँ पे पोलिनेशन करवा देती हैं। तो इसके अंदर जितने भी जो ऑर्निथोफिली हैं, इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो मोस्ट ऑफ हमिंग बर्ड्स के थ्रू आते हैं। हमिंग बर्ड्स कौन से बर्ड्स हैं? हमिंग बर्ड्स वो बर्ड्स हैं जिनकी बीक लंबी होती है, जो छोटी छोटी आपने देखी होंगी, कई बार आपके घर पर या आपके आसपास में आपने इस तरह की छोटी छोटी चिड़िया टाइप में देखी होंगी। आप इसे चिड़िया ही लेइए, स्पैरो मान लीजिए, छोटे छोटे से एकदम उनकी लंबी सी बीक होती है और ब्लैक कलर की, मोस्ट ऑफ ब्लैक कलर की आपको देखने को मिलती है, ब्लैक या ग्रे टाइप में आपने देखी होगी। इसके बाद में वो फ्लावर, ये देखिए ट्यूबुलर वाला मस्ट नहीं है, इसके साथ में अब फ्लावर लार्ज होना चाहिए। लार्ज क्यों होना चाहिए? फ्लावर अगर लार्ज होगा तभी तो वो दूर से बर्ड को देखने को मिलेगा। अगर वो फ्लावर छोटा होगा तो बर्ड उसे नहीं देख पाएगा, जल्दी इजीली नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो इसलिए फ्लावर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्योंकि बर्ड्स है तो बर्ड के केस में फ्लावर बड़ा होगा तभी उसे वहाँ पर एक सपोर्टिंग सिस्टम मिलेगा, यानी कि वो वहाँ पे बैठ पाएगा या वो उसकी इक्वल साइज़ का होगा, तब वो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर छोटा होगा तो उससे लगेगा कि इसमें तो इतना नेक्टर ही नहीं होगा जितनी वो मेहनत करेगा। तो इसके लिए फ्लावर मोस्टली बड़ा होना चाहिए। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट, अट्रैक्टिव होना चाहिए। कुल मिला के फ्लावर के पास में अट्रैक्शन के वो फ्लावर जितने ज़्यादा सोर्स बढ़ा सकता है उतने होने चाहिए। अब यहाँ पर भी पॉइंट आता है कि जैसे कि हमने एंटोमोफिली के अंदर इंसेक्ट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो बीज होती हैं वो जो डार्क कलर होते हैं, रेड, ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, इनको अवॉइड करती हैं, इनसे वो थोड़ा थ्रेटेंड रहती हैं, डरती हैं, इसलिए वो उनके पास नहीं जाती, उनका पॉलिनेशन नहीं कराती, इस कलर के फ्लावर को पॉलिनेट नहीं करती हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ जो बर्ड्स हैं वो अपनी, कह सकते हैं आप, सरकमटेंसेस के अकॉर्डिंग या अपनी जो उनकी चॉइस है उनके अकॉर्डिंग वो फ्लावर का कलर, उसकी स्मेल को पसंद करते हैं। तो ये वेरी करता है बर्ड टू बर्ड। अब यहाँ तक आपको ये अडेप्टेशन समझ में आ चुकी होंगी। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो ऑर्निथोफिली में मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्पल्स हैं वो बॉम्बैक्स की मिलेंगे। बॉम्बैक्स मतलब सैमल, बॉम्बैक्स सीबा है इसका पूरा नाम। तो बॉम्बैक्स सैमल के पेड़ में या बोहीनिया में या फिर बिग्नोनिया में। और इन में जो भी बर्ड्स हैं उनकी कैसी होती है बीक, उनकी बीक लंबी होती है। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सा ये कि इनके बीक लंबी होने की वजह से वो फ्लावर कैसा होगा, देखिए ये जो पॉइंट था ट्यूबुलर वाला, उस पॉइंट को यहाँ समझ लीजिए कि इस तरह से फ्लावर होता है लंबा सा। तभी तो कोई भी अगर बर्ड आता है तो उसकी बीक को वो इस तरह से पुट कर पाएगा और यहाँ नेक्टर होगा उसे फीड करेगा, इसलिए यहाँ पे हमिंग बर्ड को लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। और यहाँ पर यही है कि जो हमिंग बर्ड्स हैं इसलिए यूज़ किए गए क्योंकि मोस्ट ऑफ इनकी बीक लंबी होती है और इसलिए यहाँ पे जो फ्लावर है ट्यूबुलर होना मस्ट नहीं है लेकिन होने चाहिए। अब हम इसमें एग्जाम्पल बिग्नोनिया का पढ़ेंगे। ये बिग्नोनिया का फ्लावर है। बिग्नोनिया का फ्लावर जैसे मैंने आपको बताया ट्यूबुलर है और इसके अंदर ये देखिए हमिंग बर्ड करा रही है पॉलिनेशन। यहाँ पर इसके पॉलन्स होते हैं, नेक्टर होता है। इस नेक्टर को फीड करने के लिए ये बर्ड आती है, अपनी बीक को इसके अंदर पुट करती है और जब ये बीक पुट करके इसके अंदर से पोलन्स को फीड कर रही होती है तब इसके आस पास में जो पोलन्स लगे होते हैं वो इसकी
बीक पे लग जाते हैं, यानी कि ये नेक्टर को फीड करेगी और उसके एडवांटेज में इसके आस फ्लावर क्या करेगा, अपने पोलन्स को इसकी बीक और इसकी फेस के चारों तरफ लगा देगा। अब जैसे ही ये बर्ड दूसरे फ्लावर में फीड करने जाएगी तब इसके ये जो पोलन्स हैं वो उसकी स्टिग्मा पर लग जाएंगे और पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो पॉलिनेशन कंप्लीट होता है बाय बर्ड्स। यहाँ तक आपको पॉलिनेशन समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनेशंस के और कितने टाइप हैं, यानी कि बायोटिक में हमारे जो लास्ट बचे हैं उनकी बात करते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी टाइप हैं इनके साथ साथ मैं आपको एक दो पॉइंट और बताऊंगी, उन्हें नोट करते चलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसा लिखा है चिरॉप्टेरोफिली। चिरॉप्टेरोफिली का सिंपल सा बाय बैट्स, किसके थ्रू, बैट्स यानी चमगादड़ के थ्रू, कि जब चमगादड़ पॉलिनेशन कराएं तब उसे चिरॉप्टेरोफिली कहेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर चिरॉप्टेरोफिली होती है, यानी कि चमगादड़ पॉलिनेशन कराते हैं, पोलन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुँचाते हैं, तो पहली बात चमगादड़ की क्या स्पेशलिटी होती है। आपको ये जो बैट्स हैं ये कब दिखते हैं, ये मोस्ट ऑफ रात को दिखते हैं। दैट मीन कि वो फ्लावर रात में खुलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम अडेप्टेशंस की बात करें, अब हम सीधे यहाँ अडेप्टेशंस की बात कर लेते हैं कि अगर हम बाय बर्ड्स में अडेप्टेशन बाय बैट्स में अडेप्टेशंस की बात करें तो जो वो फ्लावर है वो एक तो नाइट में ब्लो होनी चाहिए, नाइट फ्लावर होनी चाहिए, जिसका कि एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे आपने जैस्मिन के फ्लावर देखे होंगे, चमेली, रात रानी, इस तरह के आपके बहुत सारे फ्लावर मिलते हैं जो कि नाइट में होते हैं। सेकेंड पॉइंट, अब नाइट में फ्लावर होगा तो वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बैट कैसा है, बड़ा, चमगादड़ बड़े होते हैं, तो वो उनको सबस्ट्रेटम प्रोवाइड कर पाए बैठने के लिए। तो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए फ्लावर का साइज़। थर्ड, उनके पास बहुत सारा नेक्टर होना चाहिए, क्योंकि चमगादड़ या बैट अगर उस फ्लावर के पास आएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए। तो इन दोनों के कंपेयर में भी यहाँ पर इनके पास क्या ज़्यादा होना चाहिए, नेक्टर का जो अमाउंट है वो हाईली होना चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए, यहाँ तक आपको समझ में आए। इसके बाद चिरॉप्टेरोफिली में एक पॉइंट, जो फ्लावर की हम बात कर रहे थे, तो ये 3 पॉइंट हुए, क्या क्या हुए। फर्स्ट, फ्लावर नाइट में ओपन होना चाहिए। सेकंड, लार्ज होना चाहिए। थर्ड, नेक्टर का अमाउंट हाई होना चाहिए। फोर्थ, ये जो फ्लावर हैं वो मोस्टली वाइट कलर के या एकदम लाइट क्रीम स्काई, एकदम लाइट स्काई, इस टाइप की होनी चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ वाइट कलर के जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर चिरॉप्टेरोफिली आपको मिलता है। दैट मीन कि चिरॉप्टेरोफिली के लिए ज़रूरी है फ्लावर वाइट होना चाहिए। अब रीज़न क्या है वाइट होने का, देखिए अगर फ्लावर दूसरे कलर का हुआ, कोई डार्क कलर का हुआ, तो क्योंकि नाइट में वैसे भी क्या होता है, अंधेरा होता है, उस वजह से उसका कलर हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, और जो बैट हैं उसे नहीं पता कर पाएंगे। और वाइट कलर के फ्लावर अंधेरे में दूर से बैट को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए मोस्ट ऑफ फ्लावर कैसा होना चाहिए, वाइट कलर का होना चाहिए, एकदम दूर से दिखने में चमगादड़ को या बैट को दिख जाए। ये 4-5 पॉइंट इन चिरॉप्टेरोफिली के अंदर बैट्स में अगर करा रहे हैं पॉलिनेशन तो उस फ्लावर के पास में होने चाहिए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुके हों आई होप, और चिरॉप्टेरोफिली आपको समझ आ चुकी हो। अब चिरॉप्टेरोफिली को आप ऑर्निथोफिली कह सकते हैं, लेकिन वही बात कि अगर बैट का दे दिया और वहाँ पर आपको चिरॉप्टेरोफिली नहीं मिलता है तो दैट मीन ऑर्निथोफिली है, कि बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन किया जा रहा है। तो कौन सा टाइप है, तो वो ऑर्निथोफिली है। लेकिन अगर वहाँ पे आपको स्पेसिफिक चिरॉप्टेरोफिली दे रखा है तो आपको वहाँ पे चिरॉप्टेरोफिली लिखना है। तो स्पेसिफिकली बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन चिरॉप्टेरोफिली कहलाता है। लेकिन क्योंकि बैट भी क्या होता है, एक बर्ड ही तो है, तो उसे आप इसमें ले सकते हैं ऑर्निथोफिली के अंदर। तो ये एक टाइप इसी का है, लेकिन अगर स्पेसिफिक इसकी बात करें तो उसे चिरॉप्टेरोफिली कहेंगे। ऐसे हर एक जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। अब आता है मेलेकोफिली। अब मेलेकोफिली को यानी कि स्नेल्स के थ्रू, स्नेल्स जैसा मैंने आपको बताया था इस तरह से आपने देखा होगा, बहुत ही धीरे चलने वाला इंसेक्ट या ऑर्थोपोडा, मॉलस्क है ये एक तरह का,
और ये आपको ज़्यादातर जितने भी समुद्री इलाके होंगे जहाँ आसपास पानी होगा वहाँ पे आपको स्नेल मिलते हैं। पानी का मतलब समुद्र टाइप का ही, ओशंस हों या रिवर हों, इनके आसपास आपको स्नेल मिलेंगे। और ये स्नेल क्या करते हैं, ये स्नेल मोस्ट ऑफ क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। और इन स्नेल को पॉलिनेशन कराना बहुत रेयर केस है, लेकिन ये कराते हैं पॉलिनेशन। अब इनके लिए क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए? पहली चीज़, ये आसपास इनके वाटर सोर्स होना चाहिए, यानी कि पानी की कुछ ना कुछ वहाँ पे सोर्स हो और उनके आसपास आपको मेलिकोफिली मिलेगा। जो प्लांट हैं वो छोटे होने चाहिए, स्मॉल साइज़ के होंगे, क्योंकि स्नेल इतना ऊंचा नहीं चढ़ पाएगा। थर्ड, ज़्यादातर मडी रीजन में फ्लावरिंग होती है, मतलब मडी होना चाहिए, थोड़ा कीचड़ कादा टाइप होता है, वहाँ पर स्नेल उसी मिट्टी में चल रहे होते हैं और उसी मिट्टी में फ्लावरिंग करा देते हैं। तो इस तरह से मेलिकोफिली का सिंपल सा ये कि क्योंकि स्नेल को देखते हुए कुछ एडेप्टेशंस फ्लावर अपने अकॉर्डिंग करता है, और ये मोस्ट ऑफ जितने भी समुद्र हैं आसपास उनके अंदर मेलिकोफिली मिलती है, लेकिन रेयर चांसेस हैं कि मेलिकोफिली मिले। अब यहाँ पर ये कितने टाइप हो गए, 1 2 3 एंड 4। इसके साथ साथ एक आता है जूफिली। जूफिली को कहते हैं हम कि जब एनिमल्स हेल्प करें। कौन हेल्प करे? अगर एनिमल्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में तो उसे जूफिली कहते हैं। अब एनिमल्स में क्या, एनिमल्स में ह्यूमन बींग से लेके, मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, ह्यूमन बींग यानी कि हमारे से लेकर जो भी हैं बंदर वगैरह, मंकीज़ हो गए, या जितने भी एनिमल हैं, जैसे कि और अगर हम लें तो स्नेल को भी हम इस एनिमोफिली के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि स्नेल भी एक इंसेक्ट है। तो मोस्ट ऑफ ह्यूमन से लेके और जो भी एनिमल हैं, मंकी हैं या आसपास स्नेक हुआ या क्रोकोडाइल हुआ, वॉटेवर, जितने भी अगर हेल्प करते हैं एनिमल पॉलिनेशन में तो उन्हें आप जूफिली के अंदर लेंगे। सिंपल सी पॉइंट मैंने आपको इसलिए यहाँ पर डिनोट कराया है कि कभी कभी जूफिली पूछा जाता है, और जूफिली का सिंपल सा एग्जांपल जूफिली यानी कि अगर एनिमल के थ्रू हो। स्नेल जो करा रहा है ये भी जूफिली में ही आएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक स्नेल के बारे में पूछा जाए तो आप मेलिकोफिली लिखेंगे। यहाँ तक पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब लास्ट वन इज माइमर्कोफिली। माइमर्कोफिली के अंदर एक सेकेंड, माइमर्कोफिली एंड के थ्रू हो, जैसा कि मैंने आपको बताया रुबिएसी फैमिली के अंदर आपको मिलता है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका हो कि किसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, कि अगर एंट करा रहे हैं तब क्या है। तो एक बार इन समरी समझ लीजिए कि एंटमोफिली अगर इंसेक्ट कराते हैं तब, जो कि एरिस्टोलोकिया या साल्विया, या आप ले सकते हैं कैलोट्रोपिस, फाइकस और पाइसम सटाइवम, इन सब के अंदर आपको इंसेक्ट्स के थ्रू मिलता है। और एग्जाम्पल्स की फॉर्म में आप बहुत सारे इंसेक्ट ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ बीज, बटरफ्लाइज, वास्प्स, ये सब आएंगे इंसेक्ट्स में। अब एंट को भी आप इंसेक्ट एंटमोफिली के अंदर ले सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली एंट पूछा हो तो आप लिखेंगे माइमर्कोफिली, और ये रुबिएसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर कराया जाता है। इसके बाद में ऑर्निथोफिली अगर बाय बर्ड्स कराया जाए तो ऑर्निथोफिली, इसके एग्जाम्पल्स हैं बॉम्बेक्स, बोहीनिया, बिग्नोनिया, और जो इनका एजेंट है वो मोस्ट ऑफ हमिंग बर्ड होती है, यानी कि जिनकी बीक कैसी हो, लॉन्ग हो, वो यहाँ पर पॉलिनेशन कराते हैं। इसके बाद में आता है चिरोप्टेरोफिली, अगर बैट्स कराएं तो। अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि जैस्मिन के फ्लावर हो गए, रात रानी हो गई, या फिर आप इसे कह सकते हैं, अगर साइंटिफिक टर्म जानना चाहें तो आप एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। एंथोसिफेलस जिसे कदम कहते हैं, इसके अंदर भी रात को फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा बोहीनिया, कचनार, रेसिमोसा, बोहीनिया, रेसिमोसा, ये जो यहाँ पे बोहीनिया दे रखा है, आप
एक काम कीजिएगा, इस बोहीनिया को यहाँ पे पुट कीजिएगा और इसके साथ में लिख दीजिएगा बोहीनिया रेसिमोसा, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगर हटाएं तो ठीक है, रखें तो भी ठीक है, इसकी जगह बिग्नोनिया कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बिग्नोनिया कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दोनों जगह गलत करके आएंगे वरना। और यहाँ बोहीनिया रेसिमोसा, ये पॉइंट क्लियर हो चुका हो। मेलेकोफिली अगर स्नेल कराता है तो ये कराता है एरोइड्स के अंदर, मोस्ट ऑफ जो एरोइड्स हैं उनके अंदर। अब जूफिली अगर कोई भी एनिमल पार्ट लेता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग तो उसे हम जूफिली कहेंगे। जैसा कि आप ले सकते हैं जितने भी कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं जो भी हम उगाते हैं उन सब में हम लोग ही तो पॉलिनेशन कराते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल बनाते हैं उनके अंदर जूफिली कराई जाती है बाय ह्यूमंस, तो वो जूफिली के अंदर आएगा। या फिर आप ले सकते हैं ये मैंगो हुआ, लीची, इन सब के अंदर जूफिली पॉसिबल है बाय ह्यूमंस। अब देखिए एंटमोफिली के अंदर आप माइमर्कोफिली को लिख सकते हैं, ऑर्निथोफिली चिरोप्टेरोफिली के अंदर जाएगा, और ये तीनों ही को आप जूफिली कह सकते हैं। दैट मीन कि इनको सब में डिवाइड कर दिया है। एंटमो पूरा इंसेक्ट था, माइमर्को को अलग कर दिया, ऐसे कैसे ऑर्निथो पूरा बर्ड्स, लेकिन यहाँ पर चिरोप्टेरो को अलग कर दिया कि बाय बैट्स हो जाए तो। अब मेलेकोफिली स्नेल्स के थ्रू है, चिरोप्टेरो बैट्स भी एनिमल है और ऑर्निथो भी, मतलब जितने भी बर्ड्स हैं ये सारे एनिमल हैं, तो अगर इनके थ्रू होता है तो वो जूफिली के अंदर आ जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे आई होप। अब इसके बाद में एक बार हम इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं 2 मिनट के लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज हैं। सिंपल सी बात कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, पहले सेल्फ की बात करते हैं कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो प्योरिटी बनी रहेगी करेक्टर्स की, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। थर्ड, इकोनॉमिकली, मतलब इनको जो कह सकते हो आप खर्चा कम है इनके अंदर, इकोनॉमिकली ये आप सुटेबल हैं कि कोई भी इन्हें करा सकता है। तो ये सारे तो नॉर्मल से पॉइंट आप इनके अंदर ले लीजिए। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये सेल्फ है और ये क्रॉस। अब यहाँ पर अगर पहले हमने बेनिफिट की बात करी थी, अब यहाँ पे हार्म की बात कर रहे हैं। तो सेल्फ के अंदर सिर्फ प्योरिटी बनी रहेगी तो एक टाइम पे आके डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा, प्योरिटी रहने से जीनोमिक मेकअप सेम हो जाएगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, यील्ड कम हो जाएगी। इस तरह से ये सारे हो गए सेल्फ के डिसएडवांटेज। अब क्रॉस की बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज की बात करें तो सिंपल सा कि यहाँ पर यील्ड ज़्यादा मिलेगी, डिज़ायर करेक्टर मिलेंगे, डिज़ायर करेक्टर यानी कि जो आप चाहते हैं वो करेक्टर मिल जाएंगे। रेजिस्टेंस होगा यानी कि प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर इनके अंदर डिजीज़ होने के चांसेस कम होंगे क्योंकि सबका जीनोमिक मेकअप अलग होगा। इवोल्यूशन के चांसेस होंगे, और ये बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर की हेल्प लेके एक तरह से यहाँ पर ये क्या करा रहे हैं, क्रॉस में हम एडवांटेज की बात कर रहे थे ना, ये यहाँ पर दोनों ही एजेंट को यूज़ करके, एबायोटिक एंड बायोटिक को यूज़ करके पॉलिनेशन को इंक्रीज़ करा रहे हैं, जिससे कि इनकी जो टाइम है
वो भी जल्दी होगा और यील्ड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट वही हैं जो घुमा फिरा के आपको समझाए गए हैं। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज ये है कि अगर पॉलिनेटिंग एजेंट आसपास के इलाके में नहीं हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन संभव नहीं है। दूसरा, प्योरिटी हट जाती है। तीसरा, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल नहीं होते हैं, यानी कि आप इन्हें करा पाएँ हर कोई का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही टाइप के नहीं डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं, जिसमें आप हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। दो जीनस के बीच में जब कराया जाता है तब वो नहीं है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके लिए आर्टिफिशियल कंडीशन चाहिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ अगर दो डिफरेंट के बीच में कराया जाए तो उनके जीने के चांसेस, जो उनकी कह सकते हैं एग्जिस्टेंस है, वो हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझा दिए गए। इसी के साथ पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।